हेलो एवरीवन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। बेसिकली डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब ये है कि आप जो भी कैपिटल आज की डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में उस कैपिटल की नेट वैल्यू क्या होगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का यूज करते हैं। सो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड is a valuation method that can be used to determine the value of investment objects, assets, projects, etc. The valuation method is especially suitable to value the assets or stock of a company. A business valuation is required in case of company scale or success in buy or buyout of a shareholder. The discounted cash flow method is regarded as the most justifiable method to appraise the economic value of an enterprise. यहाँ जो टर्म यूज किया गया है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन इंटरप्राइज, इसका मतलब यह है कि जो आज आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट की नेट वैल्यू 10 साल बाद क्या होगी। ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन एंटरप्राइज। बेसिकली जब भी हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बात करते हैं तो हम उस समय हम फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। व्हेन वी कंपेयर फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू इट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। मींस हम फ्यूचर वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब 10 साल बाद हमारा जो बिजनेस है वो उस बिजनेस की वैल्यू 20 करोड़ हो जाए। तो 10 साल बाद हमारे बिजनेस की वैल्यू 20 करोड़ हो, उसके लिए आज हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट rupees earned today is more worth than rupees earned tomorrow। मतलब जो आपने लगाया है उसकी कीमत कल और भी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो आज के इन्वेस्टमेंट अमाउंट के बराबर होगा। सो दीज मेथड टेक्स इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड आल्सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको समझने के लिए देखिए छोटा सा एग्जांपल लिया गया है। टू इलस्ट्रेट द पॉइंट, लेट्स से that your company made $10,000 today। आज आपने $10,000 इन्वेस्ट किया। That $10,000 today is worth more than $10,000 a year from now। एक साल बाद उस 10,000 की वैल्यू 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और 5 years now, एक साल बाद या 5 साल बाद उसकी वैल्यू जो है 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। That's because you could invest today $10,000 and earn interest that would increase the total amount after a year at an interest rate of 5%। तो अगर आप 5% के रेट से अगर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो उस $10,000 का एक साल बाद जो अमाउंट निकल के आएगा वो आपका होगा 10,500 रुपए। ठीक है, तो वो जो 10,500 एक साल में आपने अर्न किया वो इस 10,000 से ज्यादा है। ठीक है, जो आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था वो 10,000 अब एक साल बाद 10,500 हो गया। लेकिन क्या वो 10,500 इस 10,000 के इक्विवेलेंट है या नहीं है, इसी को कैलकुलेट करने के लिए हम एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू को यूज करते हैं। मींस हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर एक साल बाद हमने 10,500 अर्न किया और इस 10,500 की वैल्यू एक साल बाद उस प्रेजेंट वैल्यू के 9,500 के इक्विवेलेंट है, इसका मतलब हम 500 रुपए घाटे में जा रहे हैं। तो इसीलिए हम जब भी डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बात करते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआईआर को यूज करते हैं। यहाँ देखिए नोट्स में कहा गया व्हेन वी कंपेयर फ्यूचर वैल्यू टू प्रेजेंट वैल्यू, मतलब फ्यूचर वैल्यू क्या होगी हमारी 10,500, प्रेजेंट वैल्यू क्या है 10,000। अब हम कंपेयर कर रहे हैं क्या वो 10,500
इस 10,000 के बराबर है, इससे कम है या ज्यादा है, तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। लेकिन इस डिस्काउंटिंग के अंडर में आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो उस 10,500 की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब एक साल पहले की वैल्यू को, जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये कह रहा है देयर आर टू मेथड्स फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। फर्स्ट वन इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको बोलते हैं एनपीवी। सो एनपीवी इज अ मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द करंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज। मतलब अगर हम एक साल 10,000 आज लगा रहे हैं और 10,000 बाद 10,500 अगर कमा रहे हैं, तो उस 10,500 की आज की करंट वैल्यू क्या है, वो 9,500 है, 9,000 है, या फिर वो 11,000 है। ठीक है, तो अगर हमने सपोज करिए 10,000 आज लगाया, एक साल बाद 10,500 कमा रहे हैं, तो अगर आज की डेट में यानी एक साल पहले उसकी वैल्यू जब हमने इन्वेस्टमेंट किया था, उस 10,500 की वैल्यू इन्वेस्टमेंट टाइम की वैल्यू से अगर ज्यादा है, इट मीन्स हम प्रॉफिट में हैं, तभी हम उस इन्वेस्टमेंट को बिजनेस में करते हैं। Including the initial capital investment, it is widely used to capital budgeting to establish which projects are likely to turn the greatest profit. तो कहने का मतलब ये है एनपीवी को यूज करते हैं हम ये कैलकुलेट करने के लिए कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट से एक साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जो हम पैसा अर्न कर रहे हैं, वो पैसा उस प्रेजेंट वैल्यू, उस प्रेजेंट टाइम के यानी जिस समय हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस टाइम में इस अर्निंग अमाउंट की क्या वैल्यू है। मतलब अगर हमने 10,000 लगाया था, एक साल बाद 10,500 कमा रहे हैं, जिस समय हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस समय इस 10,500 की क्या वैल्यू रही होगी। तो अगर वो वैल्यू 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो तो एनपीवी टेक्स इनटू कंसीडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब टाइम के साथ पैसे की क्या कीमत है, हम यही कैलकुलेट करते हैं एनपीवी में। द कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट ईयर एंड वैल्यू डिफरेंटली एंड मेड कंपेरेबल इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। फॉर दिस द नेट कैश इनफ्लो ऑफ वेरियस पीरियड आर डिस्काउंटेड यूजिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न व्हिच इज प्री डिटरमाइंड। मतलब जो हम आईआरआर यूज कर रहे हैं, जो इंटरनल रेट ऑफ इंटरनल आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यूज कर रहे हैं, वो प्री डिटरमाइंड रहता है। हमें पता रहता है उस आईआरआर को यूज करके जो करंट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट उस आईआरआर को अप्लाई करते हैं और ये कैलकुलेट करते हैं कि एक साल बाद इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कितना हमें मिलना चाहिए जो कि इसके इक्विवेलेंट होगा। अगर अगर जो अर्निंग अमाउंट हम एक साल बाद कर रहे हैं अगर वो उससे ज्यादा है, उसके इक्विवेलेंट है, तभी हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एनपीवी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो T इक्वल टू 1 टू n RT अपॉन 1 प्लस I के पावर T। यहाँ पे RT क्या है, नेट कैश इनफ्लो। मतलब जो आप अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग अ सिंगल पीरियड T। मतलब एक साल में या 2 साल में या 5 साल में जितना भी आपने पैसा लगाया उसका सारा डिटेल। I क्या है, डिस्काउंट रेट और रिटर्न दैट कुड बी अर्न। T क्या हमारा नंबर ऑफ टाइम पीरियड। अब देखिए इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात कर रहा है। तो एनपीवी की मेरिट्स क्या है, इट रिकॉग्नाइज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, समय के साथ उस पैसे की क्या कीमत है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द एंटायर कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट का क्या कैश फ्लो रहेगा उसको हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द ओनर। और इस एनपीवी के थ्रू हम जो ओनर है उसके इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। द रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्काउंटेड रेट यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू। तो जिस प्रोजेक्ट की प्रेजेंट एनपीवी सबसे ज्यादा होती है इस प्रोजेक्ट की, तो हम उतनी ही ज्यादा वैल्यूएशन देते हैं, उसमें उतना ही ज्यादा हमें प्रॉफिट अर्न होता है। डिमेरिट्स की बात करें एनपीवी की, तो ये बहुत डिफिकल्ट है समझ पाना कि एनपीवी बेसिकली होता क्या है।
एनपीवी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द डिस्काउंटेड रेट। जो जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको यूज करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। डज नॉट गिव सॉल्यूशन व्हेन द कंपैरेबल प्रोजेक्ट आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर सपोज करिए आपने जो भी जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट कई डिफरेंट प्रोजेक्ट में आपने किया हुआ है, तो उस केस में एनपीवी को कैलकुलेट करना बहुत टफ हो सकता हो कि प्रोजेक्ट ए से आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो, प्रोजेक्ट बी से बहुत कम रिटर्न मिल रहा हो। तो अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने उस अमाउंट को डिफरेंट प्रोजेक्ट में लगाया हुआ है तो उसमें एनपीवी को कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाता है। इट डज नॉट गिव करेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन whether the alternative project or limit funds are available with unequal lines। अब यहाँ पे अगर आईआरआर की बात करें तो बेसिकली आईआरआर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एक ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जिसको यूज करके हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आज का जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है एग्जैक्टली वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक साल बाद कितना होना चाहिए। जैसे आज जो हमारे 10,000 रुपए की आज की वैल्यू है, एक साल बाद वो 10,000 रुपए कितना होगा तब वो 10,000 के इक्वल होगा। जैसे अगर हमने ये कहा कि आपसे कि अगर आपने आज 10,000 लगाया, अगर एक साल बाद अगर वो आपका 10,000 11,000 बनेगा तब जाके वो आपका 11,000 उस प्रेजेंट टाइम के 10,000 के इक्वलेंट होगा। तो यहाँ पे जो आईआरआर है, आईआरआर जो है यहाँ पे 10%, यानी आप 10% का अगर इंटरेस्ट पा रहे हैं तब जाके समझिए कि आप ना तो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ना तो लॉस अर्न कर रहे हैं। यानी आपने जो 10% आईआरआर यूज किया है उस रेट ऑफ रिटर्न से आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही अमाउंट आप रिटर्न पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो 10,000 आपने लगाया उस 10,000 की एक साल बाद क्या वैल्यू होगी जो 10,000 की इक्विवेलेंट मानी जाए। तो अगर आपने 10,000 से 11,000 कमाया तब मानेंगे कि एक साल बाद जो आपने 11,000 कमाया उस 10,000 की वैल्यू एक साल बाद 11,000 एग्जैक्टली होनी चाहिए। यानी जो आईआरआर है यहाँ पे 10% है। इट मीन्स अगर आप 10% रेट ऑफ रिटर्न ले रहे हैं तो उसमें आपको ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट आपको अर्न करना है इट मीन्स आपको हमेशा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आईआरआर से ज्यादा यूज करना होगा। सो द इंटरनल रेट इज द इंटरेस्ट रेट that equate the present value of the expected future receipt to the cost of the investment outlay। यहाँ देखिए नोट्स में कह रहा है आईआर इज द दैट रेट ऑन विच एनपीवी बिकम्स जीरो। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या बताया था आपको, जो आज आप लगा रहे हैं उस पैसे की एक साल बाद क्या कीमत होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप आज 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 10,000 रुपया लगा रहे हैं और एक साल बाद आपने 11,000 कमाया तो वो 11,000 एक साल बाद 10,000 के इक्विवेलेंट है। 10,000 माइनस 10,000 क्या है यहाँ पे जीरो। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अगर एनपीवी जीरो है और अगर एनपीवी जीरो है मतलब जिस रेट पे आपने 10,000 का 11,000 कमाया, 10% पे 10% इंटरेस्ट रेट पे आपने 10,000 का 11,000 बनाया, तो एक साल बाद आपको 1,000 का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट नहीं है, वो आपको 10,000 को 11,000 में कन्वर्ट जो कर रहा है, फिर भी एक साल बाद उस 11,000 की वैल्यू जो 10,000 ही है।
यानी जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न था वो 10,000 था और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे 0 है। When compare the IRR with the required rate of return, if the IRR is more than RRR, then the project is acceptable, else rejected। यानी अगर हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट में जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, और उससे ज्यादा अगर हम अर्न कर रहे हैं मोर देन RRR, देन द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। यानी अगर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट में अगर हम IRR से ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं तब जाके वो प्रोजेक्ट जो हमारा एक्सेप्टेबल, अगर इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। IRR, the one which gives the highest IRR, is selected. The IRR is not predetermined rate. Rather, it is to be trial and error method. It implies that one has to start with discounted rate to calculate the present value of cash inflow. If the obtained present value is higher than the initial cost of the project, one has to try with a higher rate। मतलब जो हम जो प्रेजेंट वैल्यू ऑब्टेन कर रहे हैं वो अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा है तभी जाके वो हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब अगर सपोज करिए 10,000 लगाया था, ठीक है, अगर हम 1 साल बाद 11,000